राजीव जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा कि अब हम लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच चुके हैं। हमने एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज भी देख लिया है, तो अर्थव्यवस्था के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। अब लॉकडाउन में अलग अलग तरह की ढील भी दी है, राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात सामने आ गई है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो ये एक चरण और आगे बढ़ा। लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है सर, वो अभी भी एक तरीके से लगता है कि जस की तस खड़ी हुई है। उसी तरीके की तस्वीरें एक दो दिन के अंतराल पर घूमती फिरती सामने आ जाती हैं और ये तस्वीरें वाकई में विचलित करती हैं। तो क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने में अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए हैं? विपिन जी, पहले इस बात को समझना होगा, जो प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें हैं सबको दुख देती हैं, तकलीफ देती है, हमारे आंसू निकाल देती हैं। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि जब भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर कोई गर्मी में दोपहरी में बिना चप्पल के चल रहा होता है, बहुत पीड़ा देती हैं वो तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीरें देखने वाले दो लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लोग उनके बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी खुद गया हूं उन प्रवासी मजदूरों को समझाने के लिए। मैं अलग अलग रेलवे स्टेशन पे गया हूं, मैं नेशनल हाईवे पे गया हूं। मैंने उन्हें बोला है आप मत जाइए जहां आप जा रहे हैं, वहां रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, आप मत जाइए, क्योंकि वहां पर भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने आपके लिए 20-20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, आपको 2-2 महीने के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा, रोजगार, सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां खुलने वाली है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वो लोग हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो उनके बीच में जा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो है वो सट्टेबाज हैं। वो घर पे बैठ के जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं, इस तरीके से प्रवासी मजदूर देखते हैं, उसके बाद ट्वीट करते हैं, उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको उकसाते हैं और उनको कहते हैं कि इन्हें साधन दीजिए इनके घर तक जाने के लिए। एक बार भी अगर वो सट्टेबाज ये बात बोल दें कि आप वहीं रहिए, अरे आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, सरकार तैयार है या नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वो ये बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत तौर पर भी ये बोले कि मेरा कार्यकर्ता आप लोगों को सारी सुविधाएं देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके जाने से जहां से निकलेंगे वहां बीमारी फैलने का खतरा है, अगर वो लोग सट्टेबाज थोड़ा भी सुधर जाए तो ये लोग आपको सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। एक पीड़ा जरूर है सबको कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, उस पीड़ा के चलते वो वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर हम सबको उन्हें समझाना है कि रोजगार के साधन जहां उपलब्ध है, जहां पर तो राजीव जी ये सट्टेबाज कौन है, किन की तरफ है आपका इशारा? पैकेज दिया गया है। मैं सट्टेबाज उन्हें कह रहा हूं जिन्होंने सिर्फ ट्वीट करा या स्टेटमेंट जारी करी, एक बार भी किसी सड़क पर नजर नहीं आए, मात्र 10 मिनट के लिए सड़क पर तब नजर आए जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। राहुल गांधी जी निकले, आज देखा आपने प्रियंका गांधी जी ने सट्टा खेला, मेरे को 1000 बसों की परमिशन दीजिए योगी आदित्यनाथ जी से। जब उनको परमिशन दी गई उसके बाद जवाब नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे खेल खेल रहे हैं, वो मजदूरों को देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कहां मेरी राजनीति चमक सकती है, कहां पे मजदूरों को बरगला सकता हूं। बताइए, अब तक 50 दिनों के अंदर एक भी कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी का सड़क पे उतरा? आज तक किसी ने राशन बांटा? आज तक किसी ने उनको मजदूरों को समझाने की कोशिश करी कि वहां जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपको पूछेंगे नहीं? कितनी सारी तस्वीरें ऐसी आई जब लोग अपने गांव की तरफ बढ़े तो उनके गांव के अंदर उनको जाने नहीं दिया। अरे उनकी पीड़ा को समझिए, ये घर पे बैठ के सट्टा खेल के अपनी राजनीति मत चलाइए। ये देश का मजदूर आपको गाली निकालेगा। आज तो आप अपनी राजनीति चला सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, आज तो आपका ट्वीट कामयाब हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब जवाब मांगा जाएगा तो जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ रहा था कि प्रियंका गांधी जी ने जो आग्रह किया उसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया उत्तर प्रदेश के कि मैडम लाइए बसें, लाइए दीजिए। अरे अपने राज्यों की तो दीजिए, कम से कम राजस्थान में तो दीजिए, पंजाब में तो दीजिए। पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर पैदल हरियाणा में घुस रहा है, हरियाणा की सरकार उनको शेल्टर दे रही है, पंजाब सरकार के पास लगता है चरण सिंह साबरा से जवाब लेना ही होगा, बंद होनी चाहिए। साबरा से जवाब लेना बनता है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं काफी देर से जेटली साहब। मैं विपिन जी आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने जब अपनी पूरी बात रखी थी तो बीच में एक शब्द रखा था कि ये लोग बरगला रहे हैं। मैं बरगलाने की बात कैसे बता रहा हूं आपको। एक जिले के डीसी से मेरी बात होती है जहां पर 300 लोगों के लिए बसें उपलब्ध करवाई गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
जहां पर बसों के लिए 300 लोग पहुंचे, उसके बाद एक कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फला जगह पे पहुंचे क्योंकि वहां पर बसें उपलब्ध है, और वहां पर 4,500 आदमी इकट्ठा हो गया। और उसके बाद प्रशासन को बोला गया कि अब इनके खाने और रहने की व्यवस्था कीजिए। जो अपने घरों में रह रहे थे उनको सड़क पर लेकर के कौन आया? कांग्रेसी नेता लेकर के आए। मैं इसीलिए बता रहा था कि ये मजदूरों को बरगला रहे हैं। मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं उन चीजों के। तो ये घर में बैठ के सट्टा खेलने वाले लोग, ये गुनहगार हैं उन लोगों के। जो लोग नंगे पैर सड़कों पर चल रहे हैं, ये लोग गुनहगार हैं, ये गुनाह कर रहे हैं। ये गली गली कूचे कूचे शहर जिलों में हर जगह लोगों को ये बता रहे हैं वहां ट्रेन जा रही है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 500 लोगों का तो 5,000 लोग पीछे पीछे भेज रहे हैं ये लोग। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, यही काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया। आज प्रियंका गांधी वाड्रा को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इमीडिएटली रिस्पांस दिया कि आप लाइए बसें, कहां है आपकी बसें? आपकी राजस्थान की बसें तो निकालिए पहले बार, पंजाब की बसें तो निकालिए पहले बार, महाराष्ट्र के अंदर कोई एक बस बताइए जो बाहर गई हो किसी माइग्रेटेड वर्कर को लेने के लिए। सारी बसें, अरे एक फिल्म स्टार अपनी बसें दे सकता है, एक सरकार के पास बस नहीं है अपनी देने के लिए महाराष्ट्र के अंदर जो वहां के वर्कर को, वहां के माइग्रेटेड वर्कर को भेज सके वापस। तो ये सोचिए, बताइए ये लोग आप दोनों की बात सुनिए, और भी मेहमान मैं अपने पत्रकार बंधुओं के पास जा रहा हूं, आप दोनों के पास आऊंगा, लौट के आऊंगा। आशुतोष जी, इटली साहब, एक सवाल जो है वो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि 44 दिन में जो डिसीजन हो जाना चाहिए था, अब तो करीब 2 महीने होने आ गए। तो क्या सरकार के अंदर इस तरीके का कोई मंथन, कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी, या उस लेवल पे नहीं हो रही थी जहां पर ये होता कि भाई इस समस्या से हम, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े दिनों बाद ये आभास हो चला था कि लोग फंसे हुए हैं, अब ये जाने की जिद करेंगे या इनके लिए जाना जरूरी होगा, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, शायद भोजन पानी से लेकर एक डर जो मन में होगा, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या उसके लिए कोई एक सॉलिड प्लानिंग या कोई सॉलिड तंत्र काम नहीं कर रहा था? मैं विपिन जी एक बात बताना चाहता हूं, मैं माफी चाहूंगा, मेरे शब्द जरूर कड़वे हो सकते हैं लेकिन सच्चाई उन्हीं बातों में निकलेगी आपकी। हम कर क्या रहे हैं? हम हॉकी लेके उतर रहे हैं और कबड्डी का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। हम चर्चा जब करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि हम चर्चा किस बात को लेके कर रहे हैं। और देखिए, बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठ के वीररस की कविताएं भी सुना रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा लगता अगर ये वीररस की कविताएं उन बातों के लिए सुनाई जाती जिससे हम कोविड की लड़ाई भी लड़ पाते। आप बताइए, जहां पर आज बात हो रही है कि मजदूरों, जो मजदूर जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार क्या करिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आंकड़े बदल जाते हैं। आंकड़े अगर 300 होते हैं तो वो 3,000 पे पहुंच जाते हैं और वह व्यवस्था बिगड़ जाती है। यहां पर यह बात आ रही है कि आप मजदूर वो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर नहीं जा रहे हैं, वो उस वक्त पे घर जा रहे हैं जिस वक्त पे एक महामारी फैली है जिसका नाम कोविड है। अभी डॉक्टर साहब ने 2 बातें कही। डॉक्टर साहब ने कहा तो उनको घर भेज देना चाहिए, दूसरी डॉक्टर साहब ने कहा कि लगभग 5,000 की एवरेज से केस भी बढ़ रहे हैं, मतलब हमें केस भी कम कर रहे हैं और उनको घर पे भी भेजना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और कड़े कानून बनाने हैं जिसके तहत हमारे मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जो हम एक साथ करते हैं ना, सारी मांग एक साथ रखते हैं, उसमें कहीं पे भी ना तो हम कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ पाते हैं ना हम मजदूरों की बेहतरी कर पाते हैं। आप बताइए, जितनी दिनों से यहाँ डिबेट चल रही है टीवी चैनल के ऊपर, आप बताइए एक भी बुद्धिजीवी ने या किसी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को रखा कि मैं उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं जो गरीब अपने घर पे बैठा और उसके पास राशन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सिंगल कॉल के ऊपर आरएसएस की संस्था ने घर पे जाके 15-15 दिन का राशन एक व्यक्ति को पहुंचाया। मैं तो कहता हूं कांग्रेस को कहना चाहिए, अगर वो सक्षम नहीं थे तो इस बार इस महामारी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि हम संघ का सहारा ले लेंगे, हम आरएसएस का भी सहारा ले लेंगे। सरकार तो अपनी योजनाओं के तहत पहुंचा ही रही है। और स्मार्टफोन की बात करी अभी आशुतोष जी ने, आशुतोष जी को थोड़ा सा अपडेट होकर आना चाहिए था। जिन मजदूरों को 1-1 हजार रुपया मिल रहा है वो स्मार्टफोन के थ्रू नहीं मिल रहा है, उनके सिंपल मोबाइल पे ओटीपी आता है और 1,000 रुपया उनको 15 दिन का मिलता है जिससे वो अपना राशन खरीद सके। अब तो राशन भी सरकार दे रही है, उसके अलावा रोजगार, फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं, पूरी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, सभी को लाइसेंस दे दिया गया, पूरी तरह से काम शुरू हो गया। ऑड इवन के तहत दिल्ली में और बाकी राज्यों के अंदर बाकी दुकानें भी खुल गई हैं। तो जब आपको रोजगार यहां मिल रहा है, आपको राशन यहां मिल रहा है और हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हम बार बार इस बात को भूल क्यों जाते हैं अपनी चर्चा में
तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, इस डिबेट में अब खेल एक ही खेले। अगर हॉकी लेके उतरे तो हॉकी खेले, अगर कबड्डी खेलने आए तो कबड्डी खेले। या तो कोविड की बात कीजिए, या सोशल डिस्टेंसिंग की बात कीजिए, या उस गरीब पे घर पे राशन की बात कीजिए, उसे पैसे की बात कीजिए, या मजदूर जो सड़क पे चल रहा है उसकी बात कीजिए। आप सारी बातों की मांग एक साथ रखते हुए कंफ्यूज करके सरकार को भी कंफ्यूज करते हैं, उस गरीब मजदूर को भी कंफ्यूज करते हैं, उसे समझाने की कोशिश नहीं करते कि आप जहां हैं वहीं रहिए। अरे मैं कहता हूं, अगर ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर ये कोविड गांव में पहुंच गया तो कितनी बड़ी महामारी होगी, इसका अंदाजा लगाइए आप जी। और गांव में पहुंच रहा है। गांव में पहुंचाने वाले कैरियर कौन है? गांव में पहुंचाने वाले कैरियर ये बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल है, जो बार बार इस बात की मांग उठाते हैं कि इनको घर पहुंचाइए, जो बार बार अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं। क्यों नहीं खड़े हो जाते सामने उनका सहारा बनके? क्यों नहीं बोलते हम आपके घर में आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप बाहर मत निकलिए, कोविड के खिलाफ लड़ाई है। तो मैं इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के दोनों पार्टियों से, बुद्धिजीवी दलों से भी, कि अब मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दा आपने कहा सोल्यूशन क्या है जी आशुतोष? सोल्यूशन यही है जो कड़वा है। मैं धारा के विपरीत चल रहा हूं। जो कड़वा यह है कि जो जहां है वहां रहे, हमें उनकी सेवाओं के लिए आगे आना चाहिए। कोई भी राजनीति, ठीक है। तो यहाँ पर जेटली साहब ने क्लियर किया कि ये एक थॉट लाइन है कि जो जहां है वहीं रहे और उसको वहीं पर सुविधाएं या राशन जो भी है वो उपलब्ध करा जाए। आशुतोष, जेटली जी से इस चर्चा का अंत करूंगा। जेटली जी, चाहे माइग्रेशन करना हो, चाहे उनको वहीं पर रोकना हो, असली समस्या यह है कि मजदूर जो बहुत बड़ी तादाद में है, वो जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, वो क्योंकि हम टीवी पे ये देखते हैं रोज, ये दृश्य हर कोई फील कर रहा है। चाहे आप उन्हें वहीं रोक के काम दीजिए, उन्हें आसरा दीजिए, आश्रय दीजिए, खाना दीजिए, या उनके घर जाने का प्रबंध कीजिए, लेकिन कोई एक क्लियर कट चीज जरूर होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो समस्या एकदम हर दिन बड़ी होती जा रही है उसका समाधान हो जाए, क्योंकि लड़ाई इससे ज्यादा बड़ी है। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं विपिन जी, हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी है। कंफ्यूज हमें कोई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज टीवी पे बैठ करके करते हैं लोगों को। 3 वर्टिकल है, जो सरकार कर रही है वो इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना है। हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, पूरी चर्चा सुन लीजिएगा, वापस रिपीट होगा आपका प्रोग्राम, आप देखिएगा। इसमें किसी ने भी, एक भी राजनीतिक पार्टी ने या ये जो बुद्धिजीवी बैठे इन्होंने कहा हो कि हमारी लड़ाई कोविड के खिलाफ, पूरी डिबेट के अंदर कहीं कोविड की चर्चा नहीं करी। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, गर्मियों की छुट्टी में नहीं जा रहे हैं, कोविड की लड़ाई के चलते वो बेचारे मजदूर सड़क के ऊपर है। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन्हें घर में भेजना चाहते हैं, या उनको सड़कों पर रहना चाहते हैं, या उनके बीच में बैठ करके नारे लगाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कोविड के खिलाफ है, इसलिए सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है कि मजदूरों को चाहे घर पे रखे, उनको राशन दे, उनको पैसा दे, उनको सारी सुविधाएं दे, उनको रोजगार दे, चाहे उनको हम ट्रेन के थ्रू उनके घर पे भेजे। ये दोनों दायित्व हमने ही निभाने हैं। तीसरा दायित्व यह है कि हम लोगों को चैनल पे बैठ के इन लोगों का जवाब भी देना है, जो लोग घर पे बैठ करके केवल ट्वीट करते हैं, या घर पे बैठ करके या चैनल पे बैठ करके अच्छे अच्छे नारे लगा लेते हैं। हमें इसका भी जवाब देना है। तो हमारी लड़ाई तो हमें पता है कि किसके खिलाफ है, हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी गंभीर हो, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके की उलझुल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं जितनी उलझुल बयानबाजी इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कर रही है, या प्रियंका गांधी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। वो लोग मैच्योर हैं क्योंकि वो लड़ाई का हिस्सेदार है, वो भागीदार है। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो आपने लोगों के पास भी आ जाए। 3 मोर्चों की बात की सर, तो तीसरा मोर्चा हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। लेकिन जो 2 शुरुआती मोर्चे आपने कहा कि चाहे वो मजदूर अपने घर पे रहे, या जिस शहर में है वहां रहे, या उनके पैतृक गांव या घर भेज दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में उनका ख्याल रखा जाएगा। और यही देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चलते हुए ये जो मजदूर हैं, जो कहीं भागते हुए, चलते हुए, पिटते हुए या उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, वो अब बंद होने चाहिए। उनको उनकी रोटी, उनका रोजगार दोनों उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई, जैसा हमने कहा, इससे बड़ी लड़ाई है। और वो भी हमारे साथ इसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अलग थलग नहीं पड़ जाएं। आप सभी का फिलहाल इस कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, और CNBC आवाज पर खबरें आगे जारी रहेंगी। नमस्कार।